अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद बेतला। लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी इंतजामी कमेटी की जानिब से एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। अरशद मलिक जो कि एहतसाब अदालत के जज थे, उनकी जानिब से 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ के 2 रेफरेंसेस में फैसला सुनाया गया था। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया था, जबकि दूसरे रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया था। 6 जुलाई 2019 को मुस्लिम लीग नून की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया था कि अरशद मलिक को नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने पर मजबूर किया गया था और उन पर दबाव था। इसका सबूत उन्होंने एक वीडियो की सूरत में दिया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट साहब एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें अरशद मलिक एतराफ करते नजर आते हैं कि उन पे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के सिलसिले में दबाव था, इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को टेकअप किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जज अरशद मलिक के खिलाफ फैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि जो प्रेस रिलीज और बयान हल्फी जज का सामने आया है, उसमें उनका एतराफ जुर्म बनता है और उनका जुर्म साबित होता है। इस पर भी बात करेंगे। और बुध के रोज सिविल एविएशन के वजीर सरवर खान साहब की जानिब से कैबिनेट में एक रिपोर्ट भी पेश की गई पायलट्स के बारे में, और उस रिपोर्ट पर तमाम कैबिनेट की जानिब से अदम इत्मीनान सामने आया है और वजीर आजम ने सरवर खान साहब को यह हदायत जारी की हैं कि इस रिपोर्ट को दोबारा से मुरतब किया जाए। कैबिनेट ने काफी ज्यादा सरवर खान साहब की स्टेटमेंट पर सवालात भी उठाए और जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है उस पर भी सरजनश की गई है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नोटिस लिया गया है 3 साल नवासे के सामने, उसके नाना को भारतीय फोर्सेस की जानिब से इंतहाई बर्बरियत से शहीद किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया कि जो भी इसमें मुल्जिम इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़या सजा दी जाए। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक जो कि एहतसाब अदालत के जज थे, उनको उनकी नौकरी से फारिग कर दिया है, बरतरफ कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब की जानिब से 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ के 2 रेफरेंसेस में फैसला दिया गया था। एक रेफरेंस जो अल अजीजिया स्टील मिल्स का था, उसमें नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सजा दी गई थी और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया था और 4.25 अरब रुपए के करीब जुर्माना भी किया गया था, जबकि जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस था उसमें बरी कर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के इस फैसले को काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा का भी बयान सामने आया। उनका कहना यह है कि जिस तरह से इन जज साहब को फारिग किया गया है, इसी तरह से जो इनकी जानिब से फैसले दिए गए हैं उनको भी फारिग किया जाना चाहिए, चूंकि वो फैसले दबाव के तहत दिए गए थे। इसी पर बात करेंगे। मारूफ लॉयर हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक वफाकी वजीर हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, आप ये बताइएगा कि जो हाई प्रोफाइल केसेस में फैसले अरशद मलिक साहब की जानिब से दिए गए हैं, आज की बरतरफी का उन पर किस तरह से असर पड़ सकता है? देखिए, जो एक ट्रायल होता है उसमें 2 हिस्से हैं, आप ट्रायल के समझें। एक जिसमें वो शवाहिद जो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजात हैं, वो सारे जमा किए जाते हैं और एक रिकॉर्ड उसका ट्रायल का कंप्लीट किया जाता है। और उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो बहस करते हैं और बहस करने के बाद एक फैसला दिया जाता है। तो अगर कहीं ये फैसला हो जाए, साबित हो जाए कि एक जज बायस्ड है, चाहे वो किसी फरीक से मिल गया है, किसी के प्रेशर में आ गया है, जो भी वजह है, अगर जज का साबित हो जाए कि वो बायस है किसी किस्म का उसमें, तो फिर उसका जो जहर है वो जजमेंट तक आ जाता है और उस जजमेंट को कहा जाता है कि वो जजमेंट गलत है और वो खत्म की जाती है। उस जजमेंट के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ये प्रिंसिपल को देखें तो इस केस में अगर ये साबित हो गया है कि जज साहब ने किसी किस्म का प्रेशर लिया और प्रेशर के जरिए या किसी के फरीक से मिलकर फैसला दिया या किसी और किस्म की प्रेशर में दिया, तो फिर ये फैसला खत्म हो जाएगा। मेरी नजर में कानून के अंदर दोनों फैसले खत्म हो जाएंगे, जिसमें बरी किया गया है
और जिसमें उनको सजा दी गई है नवाज शरीफ साहब को। अली जफर दोनों साहब, खत्म आप कह होंगे। रहे हैं कि और इस मुकदमे की दोबारा समाअत होगी या इसी बुनियाद पर और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो हमारे सामने है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी किस्म का जो बयान हल्फी है उससे दबाव जाहिर होता है। जी, तो मैं जिसे अब कंप्लीट कर रहा था, तो ये फैसला तो खत्म हो जाता है, लेकिन मेरी नजर में जो जो रिकॉर्ड है ट्रायल का, वो अपनी जगह कायम रहता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये दोनों मामला लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला तो उन्होंने ही करना है, लेकिन जो एक फैसला वो कर सकते हैं वो ये है कि केस वापस भेज दें और फिर ये फैसला करें कि इस रिकॉर्ड के मुताबिक जो कुछ हो चुका है ट्रायल में, उसके मुताबिक दोबारा से बहस कोई इंडिपेंडेंट जज सुने, नया जज सुने और वो दोबारा से फैसला करे कि क्या इन दोनों केसों में सजा होनी चाहिए या उसमें बरी होना चाहिए। उसके बाद मामला फिर वापस अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ सकता है। आप तो ये कह रहे बेसिकली हैं कि इस रीट्रायल नहीं आज होगा। वाले फैसले का नून लीग को फायदा हो सकता है? जी, फिलहाल मेरी नजर में शायद फायदा हो सकता है इस हद तक कि वो दोबारा अपने केस की नीचे बहस कर सकते हैं। दोबारा जज साहब के जो नए जज साहब होंगे उनके सामने दोबारा बहस करेंगे और फिर दोबारा वो एक फैसला होगा। उस फैसले में हो सकता है दोनों फैसलों में वो बरी हो जाए, हो सकता है दोनों फैसलों में उनको सजा हो जाए। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना फायदा तो जरूर होगा मेरी नजर में कानून के मुताबिक कि बायस की वजह से ये जो जजमेंटें हैं दोनों वो खत्म हो जाएंगी। तो इन जजमेंट्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्वैश करेगा या फिर लाहौर हाई कोर्ट के पास भी किसी किस्म का इख्तियार है? मेरा ख्याल है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चूंकि दोनों मामलात हैं, तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इनको फैसला करेगा। एक और ऑप्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और वो ये है कि वो ये भी कह सकते हैं कि बेशक जज साहब का फैसला बायस था, वो हम केस को दोबारा से सुन के इस रिकॉर्ड पे हम खुद फैसला कर देते हैं दोनों केसों का कि क्या इन केसों में सजा कायम होनी चाहिए, सजा देनी चाहिए या उनको बरी करना चाहिए। लेकिन इस सेकंड ऑप्शन का मेरी नजर में इस वक्त चांस बिल्कुल। कम है। ज्यादा चांस यही है कि दोबारा से नीचे किसी जज को भेजा जाए जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हो और वो दोबारा से बहस सुन के फैसला करें बिल्कुल इसी सही। रिकॉर्ड पे जो कि ऑलरेडी ट्रायल में है। बिल्कुल सही है। तलाल चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस खोसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि बेगुनाही के लिए मुस्लिम लीग नून को या जो ग्रीव पार्टी है उसको अपील करने की जरूरत होगी, लेकिन आपकी जानिब से अपील नहीं की गई थी जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो अब आपके क्या प्लान्स हैं, क्या लाहे अमल होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने हमेशा ही ये जो एहतसाब का अमल है इस पर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। वो JIT का बनना हो व्हाट्सएप पे या फिर एक क्या कहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का एक मॉनिटरिंग जज के तौर पर लगना हो, फिर उसके बाद नैब के लोगों पर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और उनके तरीकाकार पे किया, फिर उसके बाद ये एक वीडियो सामने आ गई। तो ये हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस जो एहतसाब का अमल है इसकी हर स्टेज पर किया है। और अगर ये कुछ चीजें तो बिल्कुल आपके सामने आ गई, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाएंगी। हमारा मौक़िफ़ आज भी यही है कि ये सारे का सारा काम किया गया एक खास किस्म की पाकिस्तान में हुकूमत को तश्कील देने के लिए और हमें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए। हमारा जो मौक़िफ़ था दिन ब दिन उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज आती है, जिस तरह आज ये फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, वो हमारे तकवीयत देती है हमारे मौक़िफ़ को। और पाकिस्तान में ये 70 साल में ये रवाज रहा है, हुकूमतें बनाने, तोड़ने, पार्टियां बनाने, कमजोर करने के लिए एहतसाब का जो एक उसको इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर भी यही हुआ है। बाकिया मैं इस केसेस में ज्यादातर जो हेयरिंग्स ही मुझे खुद सुनने का मौका मिला है। चले बिल्कुल मैं सही है। लॉ जी तलाल क्या साहब, कह रहे हैं? ये फरमाइएगा कि कोई अपील वगैरह करेंगे या सिर्फ ये देखेंगे कि अदालतें खुद से क्या फैसला करती हैं? लो, आपकी एक अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। देखिए, ऑलरेडी अपील जेर समाअत है, उसमें ये जो वीडियो वाला मामला है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है और उसकी गाहे बगाहे तारीख भी लगती है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप देख लें, इस जज साहब के बर्खास्त होने के बाद उस फैसले में इखलाकी तौर पर तो कोई जान नहीं रही, और उसके बाद कई माह तक उसी फैसले की वजह से मियां नवाज शरीफ जो जेल में रहे, फिर सिर्फ जेल में नहीं रहे बल्कि उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी जान तक को खतरा हुआ, और वो भी इसी फैसले की वजह से हुआ। सो इस हद तक इस फैसले ने हमें जो नुकसान दिया है, जाती नुकसान भी दिया, हमारी सियासी साख्त को नुकसान पहुंचाया, मियां साहब की जान तक को खतरा हुआ, तो ये इसी फैसले से हुआ है सारा। तो मेरा ख्याल है कि हमारा अजाला जो है वो भी उसी तरह होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारा अजाला उस तरह ना हो। इंसाफ का तकाजा फिर ही पूरा होगा जब हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब हमें नुकसान हुआ है, उसका भी उजाला किया। बिल्कुल सही है। अली जफर साहब, मुस्लिम लीग नून को अदरवाइज फायदा होगा, या जब तक ये मजीद एप्लीकेशन के लिए, अपील के लिए नहीं जाएंगे, इनको फायदा नहीं हो सकेगा? जी देखें, इनका मौकफ क्या लिया जाता है अदालत में वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन यकीनी तौर पे अगर ये लेके जाते हैं अपना मौकफ के जज साहब, चूंकि अब उनको मिसकॉन्डक्ट की वजह से हटा दिया गया है, इसलिए हमें ये जजमेंट जो है इसको सेट असाइड किया जाए, इसको खत्म किया जाए, तो उसका यकीनी तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो एक फैसला उसके ऊपर देगा इस पॉइंट पे। ये भी हो सकता है कि अज खुद अदालत के पास अगर रिकॉर्ड आ जाए तो एक पार्टी ना भी जाए, ना भी मौकफ ले, तो अदालत खुद भी देख सकती है कि क्या, क्योंकि जो नैब कोर्ट होता है वो अदालत के मतहत होता है, तो अदालत उज़्मा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो देख सकती है कि अगर किसी जज का बायस है तो हम दोबारा किसी जज के सामने भेज दें जो कि सही फैसला इंडिपेंडेंट कर सके। अली जफर साहब, जहां हुकूमती तक जी 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 बोलिए। एक बड़ा अहम पॉइंट है जो मिस कर रहे हैं अभी तक हम, और वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी लाहौर हाई कोर्ट की, जिन्होंने आज जज साहब को हटाया है, उन्होंने क्यों हटाया है उसकी अभी तक वजह नहीं आई। वो भी आएगी तो उससे और क्लैरिफिकेशन मिलेगी। क्या उन्होंने इसलिए हटाया है कि वो जज साहब किसी प्रेशर के तहत फैसला कर रहे थे, या इसलिए हटाया है क्योंकि जज साहब ने अपने एफिडेविट में ये बात मानी है कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ मिले थे या मुलाकात की। एग्जैक्टली। तो ये दोनों अभी चीजें देखनी है कि तो किस अगर वजह से दूसरी हटाया गया बात है। होती है अली जफर साहब, तो फिर मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, फिर मरियम साहिबा और जो मुस्लिम लीगी रहनुमा नासिर भट्ट साहब, उनके खिलाफ मुकदमात हो सकते हैं। जी, अगर वो दूसरी बात की वजह से हटाया गया है तो फिर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर फैसला हुआ कि वाकई वो दुरुस्त है तो फिर उसका नुकसान हो सकता है यकीनी तौर पे, क्योंकि बायस किस वजह से है वो अभी तक हमें मालूम नहीं है कि क्यों रिमूव किया गया है। उसकी जल्द वजह सामने आ जाएगी जब ये कमेटी की रिपोर्ट शाया होगी। बिल्कुल सही है। और किस किस्म के मुकदमात या किस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ हो सकती हैं? देखिए, अगर तो ये हाई कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के जज के सब ऊपर प्रेशर या किसी किस्म की ब्राइबरी या करप्शन या जो भी आप कह लें कोशिश की जाए, तो फिर उसका एक अलग ही प्रोसीडिंग्स होंगी, और वो एक बहुत बड़ा जुर्म है इन इटसेल्फ, जज को प्रेशराइज करने की कोशिश करना। तो ये यकीनी मुझे बिल्कुल यकीन है कि इसको इधर मामले को खत्म नहीं किया जाएगा। अगर वो मिसकॉन्डक्ट पे रिमूव हुए हैं, उनको हटाया गया है जज के तौर पे, और वो मिसकॉन्डक्ट के रीजंस आते हैं, तो फिर उसकी एक तरह से हुकूमत पे भी और हाई कोर्ट भी खुद भी डायरेक्शन दे सकता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसकी प्रोसिक्यूशन और उसका ट्रायल किया जाए जिसने भी ये हरकत की है। बिल्कुल सही है। तलाल चौधरी साहब, हुकूमती मौकिफ जो सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि अब मरियम साहिबा और नासिर भट्ट साहब के खिलाफ कार्रवाई होना बाकी रह गई है और जज साहब के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह पनामा में मिठाइयां आपने खाई थी, इसी तरह से आप पहले से मिठाइयां खा रहे हैं। अब मरियम साहिबा के खिलाफ भी कुछ चीजें और भी मजीद हो सकती हैं। देखिए, एक तो मैं आपसे कह दूं, बिल्कुल माहौल जिस तरह का इनका दिल है ना, कि अगर ये चाहते हैं कि अगर कोई डकैती की वीडियो बना ले डकैती करते हुए की, तो डकैत को पकड़ने की बजाय वीडियो बनाने वाले को पकड़ना जरूरी है, तो हम हाजिर हैं। यानी ये इंसाफ पर डकैती हुई है। यानी अभी तक अगर मरियम नवाज को ही और
अब बाकियों को सजा देनी है तो पकड़ लें, जिसमें मर्जी पकड़ लें। लेकिन इस बात में किसी को अगर शायबा भी रह गया है कि ये जज साहब ने जो फैसला दिया है उनको ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया है, तो वो मेरा ख्याल है फिर कोई अपने आप को बंदा शायद समझ रहा हो कि भी दूसरों को नहीं पता लेकिन पूरी दुनिया को पता है। और इस वक्त जब जज साहब को हटा दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, उसके बाद भी अगर पकड़ना हमें ही है, यानी जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनको जज साहब ने एक गलत फैसला उनके खिलाफ किया है, तो फिर अल्लाह ही है जी। उसके बाद बिल्कुल सही है। इंसाफ आखिरी के लिए कमेंट कर दे मनीष साहब, ये बताएं कि अगर ये ट्रायल दोबारा से, बहस दोबारा से कंडक्ट होती है अदालत में, तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला और भी केसेस के अलावा भी वो वापस आएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हमें इंसाफ ना मिले बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी इंसाफ मिले। उन 22 करोड़ लोगों का जिनका वोट चोरी हुआ है, उन 22 करोड़ लोगों का जिन पर ऐसे लोग मुसल्लत किए गए हैं, इसी एहतसाब की वजह से, इस एहतसाब के ढोंग की वजह से कि इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया गया है, हम सबके लिए एक आवाज उठाए। तलाल चौधरी साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पीआईए को 6 मंथ्स के लिए बैन कर दिया गया है। इसी तरह से यूके ने भी पाबंदी लगा दी है और मलेशिया और यूएई की जानिब से भी सिविल एविएशन से जो मशकूक पायलट्स हो सकते हैं या जिनके लाइसेंसेस मशकूक हो सकते हैं, उनके बारे में मालूमात तलब की गई हैं। इस पर बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सरवर खान साहब की जानिब से कैबिनेट में बुध के रोज एक रिपोर्ट बाकायदा तौर पर पायलट्स के हवाले से पेश की गई, जिस पर कैबिनेट की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और सिर्फ 28 लोगों को सैक करने की मंजूरी दी गई। सिर्फ 28 जो पायलट्स थे उनको सैक करने की मंजूरी दी गई और इसके अलावा गुलाम सरवर खान साहब को यह कहा गया कि आप एक तफसीली रिपोर्ट दोबारा से इशू करेंगे। इस डेवलपमेंट के बाद काफी सारे सवालात ये उठते हैं कि अगर किसी किस्म की तहकीकात हतमी नहीं थी तो क्या जरूरत पेश आई थी, जो चंद रोज पहले सरवर खान साहब की जानिब से कौमी असम्बली में एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया कि 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंसेस जाली हैं, मशकूक हैं और सिविल एविएशन की जानिब से इशू किए गए हैं, जिसके बाद हमारी पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर भी बतामी हुई। सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के जितने एविएटर्स हैं उनको बैन कर दिया हुआ है। यूरोपीय यूनियन की जो एयर सेफ्टी एजेंसी है उनकी जानिब से भी पीआईए को बैन कर दिया गया है 6 मंथ्स के लिए। यूके ने भी ऐसा ही किया है और मलेशिया और यूएई की सिविल एविएशन अथॉरिटीज की जानिब से पाकिस्तान से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप जो पायलट्स हैं, जो सस्पिशियस पायलट्स हैं, उनका जो स्टेटस है उसके बारे में आगाह कीजिए। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हफीज साहब, तर्जुमान पीआईए हमारे साथ हैं। इमरान नारेजो साहब, जनरल सेक्रेटरी पाल्पा है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला हफीज साहब, बुनियादी तौर पर कितने पायलट्स हैं जिनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, तहकीकात करने का काम तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है या सिविल एविएशन अथॉरिटी का। इसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकेंगे, लेकिन मैं अपने साइड की वजह से सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि जितनों की लिस्ट हमें दी थी उसमें से जितने हमारे पास एक्टिव पायलट्स थे जो कि 101 के करीब थे, वो सारे के सारे हमने ग्राउंड कर दिए और अब उसकी तहकीकात का जो प्रोसेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करेगी। वो खुद ही जो लाइसेंस जिनको उन्होंने इशू किया उनके साथ वो खुद बातचीत करके या जो उनको हेयरिंग उन्होंने देनी है वो करके वो खुद तहकीकात उसकी करते रहेंगे। अब्दुल्ला हफीज साहब, ये जो 120 का नंबर आप दे रहे हैं, इनकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं या अभी तक ये सस्पिशन में है, अभी ये सस्पिशियस हैं और इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी हैं? देखें, गवर्नमेंट ने या मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात बोली थी कि 56 या 58 की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट होगी और उसमें से 28 वो कैबिनेट में लेके गए थे जिनकी फाइनल हियरिंग भी होगी। बाकी सारी जो लिस्ट है उनके ऊपर जो उनका प्रोसीजर है जिसमें वो शोकबाज इशू करेंगे या वो हियरिंग करेंगे, बाकी वो जो है वो अभी वो प्रोसेस उनका चल रहा है या वो आगे चलेगा। तो अगर ये 120 जो लोग हैं इनमें से कुछ ऐसे भी सरफस हो सकते हैं जिनके लाइसेंसेस कंप्लीट हो या साफ शफाफ हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए, मैंने 120 नहीं, मैंने 101 बोला था जो कि हमारे पास थे। 101 के अंदर से 141 का फिगर दे रहे थे ना, बिल्कुल इनिशियल 141 का जो फिगर था उसके अंदर से आगे उसकी बाइफिकेशन जब हमने उनसे मांगी
उनमें से कुछ पायलट ऐसे थे जो थे तो पीआईए के, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, या ऐसे लोग जो छोड़ के हमें चले गए, या जिस तरह हवेली हादसे वाले 2 कप्तान थे हमारे, उनके नाम भी उसके ऊपर थे। उन्होंने तो जो उस पीरियड के अंदर जिसकी तहकीकात उन्होंने की, जो उस पीरियड के अंदर आया, उन्होंने तमाम लाइसेंसेस की एक लिस्ट निकाल के इशू कर दी। उसमें से जो हम लोगों ने आगे बाइफिकेशन करके उसको निकाले, तो उसमें से अगर वो 17 शामिल कर लिए जाएं जो कि पीआई ने इनिशियली खुद हाईलाइट किए थे, तो वो मिला के 101 है जो कि हमारे पास है। बाकी 25 का डेटा हम रिकंसाइल कर रहे हैं सिविल एविएशन के साथ, और वो जब हम उसके पर मिलेगा तो मतलब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। इससे साबित होता है कि जो सरवर खान साहब ने स्टेटमेंट इशू की उसकी बुनियाद मुकम्मल तहकीकात नहीं थी बल्कि इनकम्प्लीट तहकीकात थी। खैर, इमरान नारेजो साहब, जो सरवर खान साहब की जानिब से इतना बड़ा एलिगेशन सामने आया है, इसको आप तस्लीम करते हैं? इतने बड़े पैमाने पर पायलट्स की डिग्रीज और लाइसेंसेस मशकूक हो सकते हैं? मैं इस रिपोर्ट को सरासर रद्द करता हूं। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर 141 लोगों की बात की गई। हम तो वो बात करेंगे जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई, सारी दुनिया के सामने, जो हमें रसवा किया गया। जब एक फ्लोर ऑफ द हाउस 262 लोगों की बात हुई, जिसमें से पीआईए के 141 जी, मैं पीआईए का वर्जन दूंगा क्योंकि आई एम अ पाल्पा जनरल सेक्रेटरी। मैं अपने पायलट्स का वर्जन दूंगा क्योंकि वो मेरे हिस्सा हैं, मैं उनका हिस्सा हूं, और उनके रिकॉर्ड्स हम भी मेंटेन करते हैं। जिन लोगों को ये ही नहीं पता कि 141 पायलट हैं या 101 पायलट हैं, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। आपके सामने मैं अर्ज करता चलूं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका अनफोल्ड होना बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूंगा, ये पूरी चीज आपके सामने वाजा कर देता हूं कि सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट को मिस इन्फॉर्मेशन जो दी गई उसकी बुनियाद कुछ और थी। 141 पायलट की लिस्ट हमारे हाथ में है। अब ये प्रूफ करना उन इदारों का काम है जिन्होंने ये लिस्ट को मुरतब किया। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती कि उस लिस्ट को दिखाते हुए कहा गया कि जी हमने इसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की है। उसका फोरेंसिक का जो एब्रीविएशन है वो ये कि हमने साइंटिफिक तरीके से इस लिस्ट को बनाया है। मैं उस लिस्ट को 3 हिस्सों में बांट चुका हूं अब तक। एक हिस्सा वो है जिसमें वो लोग ही नहीं है जो पीआईए के अंदर है। एक हिस्सा वो है जिसमें मेरा नाम है, पता आपका है, और ढूंढ किसी और को रहे। तीसरा हिस्सा वो है कि जिसमें लोगों के लाइसेंस ही इशू नहीं हुए और उन्होंने सिर्फ अभी इनिशियल पेपर्स दिए। अब आप आगे आए कि ये लिस्ट ऐसे मौके पे क्यों जाहिर की गई जिस वक्त, तो उस वक्त उनको एक रिपोर्ट देनी थी 8303 की, लेकिन उससे भी ज्यादा एक और बात सामने आती है जी। EASA की रिपोर्ट आपके सामने है। EASA की रिपोर्ट 3 सितंबर 2019 में EASA बुलाती है, जो जिनको भी बुलाया, ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं, उनको वार्न करती है कि आपके सेफ्टी पैरामीटर सही नहीं है, और उनको 9 मंथ का एक टाइम पीरियड देती है। और 9 मंथ का टाइम पीरियड भी इसी वक्त लैप्स होता है, और वो काम ही नहीं कर सके जिसमें पीआईए को आज बैन कर दिया गया। वो किसी पायलट की वजह से नहीं किया गया। ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पायलट कम्युनिटी की वजह से EASA ने पूरे यूरोप में हमारे को बैन किया है। अब गवर्नमेंट का काम है कि वो शुरू से देखे कि EASA की रिपोर्ट, ये आप यूं कह रहे हैं इमरान नारेजो साहब के पहले ही पीआईए बैन होने वाली थी, चूंकि जो सेफ्टी मेजर्स थे वो मिटिगेट नहीं किए गए थे, नहीं लिए गए थे। बिल्कुल। और उसके साथ हम ये कहना चाहते हैं, अब आप सुनते जाएं सर, हम उसके साथ ये कहना चाहते हैं कि 8303 का जिस दिन 22 मई को एक्सीडेंट हुआ, हमने कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ इतना कहा कि एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस और एज पर सिविल एविएशन रूल्स ये एक बोर्ड तश्कील दिया जाए और उससे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। हमने हरगिज़ ये नहीं कहा कि हमारा पायलट इसमें कसूरवार नहीं है। हमने ये कहा कि हम इससे लर्न करना चाहते हैं कि हमारे क्या प्रोसीजर लैप्सेस हैं, हमारी क्या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, और हम इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। हमारी उस अपील को रद्द किया गया, हमें एक ब्लैकलिस्ट और ब्लैक मेलर कह के हटाया गया। इनकी रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली, जिन लोगों ने वो रिपोर्ट मुरतब की, दुनिया ने नहीं मानी उनकी रिपोर्ट। वही रिपोर्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ रही है, उसके साथ साथ EASA की रिपोर्ट आ रही है। इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने ये एक नई चीज की। और इससे अंदाजा कर लें कि 141 की लिस्ट हमारे लाइसेंस, हमारे सिविल एविएशन अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, हमने उनसे वो लाइसेंस लिए हैं। आज 1 हफ्ता गुजरने को आ गया है, उस लिस्ट को कोई अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है कंसर्न डिपार्टमेंट। सिविल एविएशन अथॉरिटी CR 1994 में साफ लिखा हुआ है। अच्छा इमरान साहब, मुझे एक बात बताइए, एक तो ये बताएं कि जो सियासी आप कह रहे हैं कि बुनियाद पर शायद ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो आपकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, आउट ऑफ 141 कितने लोग आपको लगते हैं कि डूबियस लाइसेंसेस कैरी करते हैं? मेरा जहां तक ख्याल है कि ये मैं आज आपको फिगर दे देता हूं सर। 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जस्टिस साकिब निसार साहब ने
एक ऑर्डर पास किया था जी, बिल्कुल। जिसको सारी ही पाकिस्तान में था। हमारे पीआईए में हम सब की स्क्रूटनी हुई, उसमें मैं आज आपको फिगर देता हूं, उसमें शायद 1% ऊपर नीचे कर लीजिएगा। हमारे 6 या 7 पायलट्स को इस वजह से नौकरी से निकाला कि उनकी डिग्री, जो जैसे आप मैट्रिक कह लें, इंटर कह लें या ग्रेजुएशन कह लें, वो वेरीफाई नहीं हुई। पाल्पा ने एक लफ्ज नहीं किया। बिल्कुल हमारे सही। 17 पायलट्स को लाइसेंस की बुनियाद पे ग्राउंड किया गया, जिसमें से 5 पायलट कोर्ट ऑर्डर लेके आ गए कि उनके लाइसेंस फेक नहीं है। 12 पायलट इस वक्त कोर्ट के अंदर खड़े वो हैं सिंध जिनके हाई कोर्ट ने फैसले। उनको रीइंस्टेट कर दिया था। बिल्कुल इमरान साहब, मुझे अब्दुल्ला हफीज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेने थे। अब्दुल्ला हफीज साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया उस पूरी लिस्ट को, मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे लाइसेंसेस हैं या ऐसे लोग हैं जो इब्तदाई मराहल में थे और जिनका अभी सारा प्रोसेस जो था वो इनकम्प्लीट था और वो अभी ग्रेजुएट करने वाले थे लाइसेंसेस को? अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन मैं ख्याल थोड़ी सी मैं आपको इससे पहले दे दूं। इमरान साहब कह रहे थे कि जी पायलट्स की वजह से यासा ने पाबंदी नहीं लगाई। यासा का लेटर मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड लास्ट पेज की सेकंड लास्ट पैराग्राफ की पर वो कहता है, हाउएवर दिस डज नॉट मिटिगेट यासा's concerns and there is a strong indication that a high number of Pakistani pilot licenses are invalid. Therefore, EASA no longer has the confidence that Pakistan, as the state of operator, can effectively ensure that the operators certified in Pakistan comply at all times with the applicable requirements of crew qualification, in particular with Article 29 of the Chicago Convention, which exactly means कि पाबंदी जो है पायलट्स की वजह से लगी है। देखिए, दूसरी बात ये पर कि वो आपको जो ये लिस्ट भी की कह आपने रहे हैं बात कि की, इंश्योर करें, जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको इंश्योर करना जरूरी है। देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये मैं आपको दोबारा रेफरेंस इसका बताता हूँ। आर्टिकल 29 ऑफ शिकागो कन्वेंशन मेरे ख्याल में पढ़ लेनी चाहिए। जो भी इस चीज से इंटरेस्ट रखते हैं, उससे ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि सही। किस चीज के मुताबिक बात होगी। एनीवे, दूसरी जो आप लिस्ट की बात करें, देखें क्वाइट फ्रैंकली पीआईए एज एन ऑपरेटर, मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बात समझ अभी तक नहीं आ पाई कि एक्चुअली मसला है कहाँ। मसला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उठा रही है। और वो इस वजह से उठा रही है बिकॉज लोग इसकी डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि ये इनवैलिड लाइसेंसेस किसने इशू किए। ठीक है, वो फ्लायर्स हमारे साथ फ्लाई कर रहे थे और सबसे बड़ा स्टेक चूंकि पीआईए का है और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें पाकिस्तान से कोई और एयरलाइन यूरोप या यूके या नॉर्थ अमेरिका नहीं जाती या मलेशिया नहीं जाती जिन्होंने पाबंदी लगाई हुई, सिर्फ पीआईए जाती है। और वो इसलिए पाबंदी भी पीआईए के ऊपर लगी, अदरवाइज पाबंदी जो है वो उसके ऊपर लगी है या उसकी कॉन्फिडेंस के ऊपर लगी है जिन्होंने लाइसेंसेस इशू किए। इसी सिलसिले के अंदर क्वाइट फ्रैंकली मेरा एज ऑपरेटर इस बात पे कोई कंसर्न नहीं है कि उनकी लिस्ट सही है या उनकी लिस्ट गलत है। मेरा कंसर्न इस टाइम पे सेफ्टी से मुताल्लिक। अच्छा अब्दुल्ला हफीज साहब, पार्टी बिल्कुल जिसने सेफ्टी से लाइसेंस इशू मुतालिक किया, कंसर्न होना चाहिए, यही ईयू सेफ्टी एयर सेफ्टी एजेंसी ने भी कहा। मुझे ये बताएं कि आपने जो कैटेगराइजेशन की है उसके मुताबिक आप सिविल एविएशन के साथ इत्तेफाक करते हैं कि 101 सस्पिशियस या डूबियस पायलट्स हो सकते हैं? देखिए, इसका फैसला सिविल एविएशन ने करना। मैं यही बात पिछली दफा क्लियर करने लगा था। जिसने लाइसेंस इशू किया वही लाइसेंस रिवोक करेगा, वही शो कॉज करेगा, वही अगर उसने कैबिनेट से प्रूव करवाना है तो कैबिनेट से प्रूव कराएगा, अगर उसने क्लियर करना है तो क्लियर कर लेगा। मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरे रेगुलेटर ने बोला कि 141 ये जो पायलट्स की लिस्ट हमने आपको दी है, इन बिल्कुल तमाम सही है। पायलट्स को आप ग्राउंड तो करें। आखिरी ठीक है, आखिरी उनमें से कमेंट जो मैं अब्दुल्ला साहब ये कर दें कि ईयू ने जो पाबंदी लगाई है उसके लिए आप अपील में जा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि वो पाबंदी हट जाएगी और कब तक? देखें, अपील के लिए हमारे पास 2 महीने का टाइम था, लेकिन हम ये कोशिश करें कि विद इन 1 वीक उसको फाइल कर लें। बिकॉज जितना ज्यादा हम टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा नुकसान इस पूरी चीज के ऊपर बढ़ता जाएगा। हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा साफा इंडेक्स है, बिल्कुल सही, जो कि पीआई की तारीख की बेहतरीन जगह के ऊपर है। वो हमारा बिल्कुल बड़ा सही। स्ट्रॉन्ग केस है ठीक हो गया। और इमरान हम रेजू साहब, आप आखिरी कमेंट ये कर दीजिए, बहुत सारे पायलट्स के हवाले से माजी में भी कंप्लेंट्स आती रही, अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? आप स्क्रूटनी को होने देंगे या क्या ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे, अदालत जाएंगे, क्या बि- करेंगे?
बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ये लिस्ट रखें सामने। हम गुलजार साहब के पास जा रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग। हमारे सर झुक गए, ये नॉट इवन 141 पायलट्स, वी ऑल पायलट फील लाइक कि हमारे तो जिस तरह से ये लिस्ट मुरतब करके दी गई, ये तो मुल्क दुश्मन अनासिर ही कर सकते हैं कि अपने पायलट्स को इस तरह रुस्वा कर रहे हैं। एक सस्पिशियस के नाम पे और फ्रांसिक रिपोर्ट के नाम पे जो तमाशा बनाया गया, हम तो जाके सारे लाइसेंसेस वहां जमा कराएंगे और पूछेंगे कि जिन डिपार्टमेंट ने बनाया है, अगर हम गलत हैं हमें जेल भेज दें, और अगर हम सही हैं तो फिर उन लोगों को बुलाएं बिल्कुल जिन्होंने सही है। इमरान आरेजो साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला हफीज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो भारत कश्मीर में कर रहा है मजालिम उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मकबूजा कश्मीर में 3 साला नवासे के सामने 60 साला बुजुर्ग को शहीद करने का नोटिस लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुटरीस की जानिब से कहा गया है कि जो भी इस जुर्म में मुलव्वस है उन तमाम अहलकारों को सख्त सजाएं दी जाएं, और जो वहां पर मुतासरीन एहतजाज कर रहे हैं उनके एहतजाज को ना रोका जाए, उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया है कि इनको करार वाकया जल्द अज जल्द सजा दी जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा इससे मुताल्लिक मजीद तफसीलात भी हासिल कर रहा है। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, आप ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम का नोटिस लिया जाना कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखें जी, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा का फर्ज है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ही की करारदादें हैं जिनकी हिंदुस्तान बरसों से, कई दहाइयों से खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा से हम तवक्को भी रखते हैं कि वो इस किस्म के मामलात के नोटिस ले और हिंदुस्तान को कहे कि उसने कैसे यकतरफा तौर पर ये जितना मुतनाज़ा इलाका है उसको कैसे आप हजम कर गए और हड़प कर गए, ये अक़वाम मुत्तहिदा का फर्ज है। बाकी रहा ये कि एक इतनी बड़ी बशरी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, इतना बेईमाना किस्म का ये वाक़या हुआ है, उस पे मुझे खुशी है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर जागा और उन्होंने इसके ऊपर अपने गम गुस्से का इजहार किया। और हमें ये प्रेशर हिंदुस्तान पे रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को इस बात का इदराक होना चाहिए कि जुल्म जो है वो एक हद तक तो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, और उसको बिल आखिर जो है उसका खात्मा होना ही है। एजाज चौधरी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं मुतासरीन या अदरवाइज जो कश्मीरी करते हैं ये उनका हक है, और भारत पर उन्होंने जोर दिया कि उनको रोका ना जाए। भारत इस पर अमल करेगा क्या? देखिए, भारत तो आपने देखा है कि पहले कौन सी करारदादों पे अमल किया है जो इस पे किया है, लेकिन दबाव रहना चाहिए, जो हक की बात है वो होनी चाहिए। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2 मरतबा अपनी सालाना रिपोर्ट निकाल चुकी है। हिंदुस्तान, ये जो कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने बर्बरियत बर्पा कर रखी है उसके खिलाफ। तो हिंदुस्तान तो बाज नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी इस वक्त जिस घोड़े पर सवार हैं वो बदकिस्मती से इंसानियत के तमाम तर जो इक़दार हैं उनको पामाल कर रहा है। एजाज चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि हम इसको अपनी सिफारती फतह कह सकते हैं कि बिल आखिर अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सिफारती फतह भी है। और मैं हमेशा से कायल रहा हूँ कि हमारे जो सफरा हैं, हमारे जो सफारतकार हैं, बड़े एक्टिव रहे हैं, और वजारत खारजा भी एक्टिव रही है। लेकिन मेरा रोना सिर्फ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इतनी देर लगा दी है इन चीजों का नोटिस लेते हुए, और अभी भी ये शुरुआत है। अगर इसको पूरा रखें और हिंदुस्तान पे दबाव रखें तो फिर मैं मुतमईन हूँगा। बिल्कुल, इसी पर मेरा अगला सवाल ये है कि इसी अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान को किस तरह से एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है कि इसी प्रेशर को न सिर्फ बरकरार रखा जाए बल्कि कोई ऐसा सिलसिला भी हो सके कि अक़वाम मुत्तहिदा फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर में भेजे। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग मिशन तो बहुत ही जरूरी है जाना। उसकी वजह यह है कि इवन जो हिंदुस्तानी अपने मुल्क में जो सफारतकार थे तैनात, उनमें से चुन चुन कर चांदे को लेकर गए
तब भी उनकी बात नहीं बनी। हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठी हैं कि ये जो हमें जो चीज दिखाई जाती थी वो हकीकत नहीं होती थी। तो इस वजह से फैक्ट फाइंडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि OIC ने भी फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया और कई बार कोशिश की है वहां जाने की, हिंदुस्तान ने इजाजत नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा को भी करना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक बाइंडिंग हुक्म आना चाहिए। और इस वक्त जब हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने जा रहा है, ये और भी ज्यादा जरूरी है कि अगर वो अपने उसमें बैठता है तो वो एक जिम्मेदार मेंबर की तरफ तौर पर जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मिसाल सेट करे। चौधरी साहब, ये जो सलामती कौंसिल में भारत ने भरपूर तरीके से बयान रखवाने की कोशिश की है, जिसमें जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला था चीन की जानिब से, वो स्टेटमेंट सलामती कौंसिल में ले जाया गया और मजम्मती स्टेटमेंट रखवाने के लिए जर्मनी और अमेरिका ने भी जोर लगाया। तो आप क्या समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की सिफारती ग्रिप कमजोर होती जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उसके अंदर अगर आप डबल स्टैंडर्ड रखेंगे तो ये इससे तो सबको नुकसान होगा। अब किसको नहीं पता कि हिंदुस्तान कई बार ये धमकी दे चुका है कि हम बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में ये मसाइल खड़े करेंगे। किसको नहीं पता कि BLA को अफगानिस्तान के अंदर रॉ से और NDS से इमदाद नहीं मिलती रही। तो ये अगर हिंदुस्तान अपना ये चेहरा जो दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश भी करे, तो हमें कम से कम ये बिल्कुल बिला कमोकास्ट ये बात करनी चाहिए कि BLA को हमेशा से वहां से मदद आती रही है, अफगानिस्तान से और हिंदुस्तान से। तो इस वजह से, और अब तो BLA को अमेरिकी खुद उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे चुके हैं। इसलिए कोई जवाब नहीं बनता कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल BLA के खिलाफ जो एक्शन जो है वो भी तजवीज करे और साथ ही साथ उन तमाम मुल्कों को जो इसकी हमायत नहीं कर रहे उसकी भी सरजनिश करे। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, जो गैर मुस्तकिल रुकन सलामती कौंसिल का हमने बनने दे दिया एक तरह से, जो इंडियन बिड थी और उसको हमने रेजिस्ट नहीं किया, ये पाकिस्तान की दानिशमंदाना मूव थी? देखिए जी, मैंने जो वजारत खारजा से इसकी तोज़ी सुनी है वो तो ये है कि हिंदुस्तान भी 7 मरतबा मेंबर रह चुका है, पाकिस्तान भी 7 मरतबा रह चुका है। अब हिंदुस्तान 8वीं बार जा रहा है और पाकिस्तान भी 1, 2, 3 साल के बाद 8वीं बार जाएगा। तो ये एक हर 8-10 साल के बाद दोनों मुल्कों की बारी आती है और ये एक रेसिप्रोसिटी से एशिया ग्रुप में हमेशा से कंसेंसस होता है। ये मुझे बताया गया और इसमें कोई मतलब है, मैं मजाइका नहीं समझता कि भाई अगर तो रेसिप्रोसिटी इस तरह है कि पाकिस्तान की भी बारी होगी तो फिर तो समझ आती है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो ऐसे ही तरतीब पाती हैं। लेकिन इस दफा तो हमें बहरहाल हिंदुस्तान के ऊपर एतराज फिर भी उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसने जुल्म की इंतहा कर रखी है कश्मीर पे। तो अगर वो वहां पे एशियन ग्रुप एंडोर्समेंट लेता भी है तो भी हमारा एतराज उस पर जरूर होना चाहिए। 5 अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको अपोज करना चाहिए था। एजाज चौधरी साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।